सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट इज़ पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़। तो कल हम लोगों ने देखा था मॉडर्न एम्पायर और आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न एम्पायर के बाद जो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ आई कुछ, और उसके बाद हमारे इंडिया में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, उनको देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो डायनेस्टीज़ की अगर बात करें तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट आई नहीं थी। ठीक है, 3-4 इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डायनेस्टीज़ आई थी, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी फिर हम लोग आएंगे जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इन इंडिया। ऑलराइट, तो एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर नहीं। हैप्पी बर्थडे सर हैं, ये कब हुआ? गुड इवनिंग निशा, संजना, शालू, सुमित, अनुराग, प्रियांशु, अर्जुन, आयुषी, सुरभि। देखो हप्पू सिंह को पता है कब आता है बर्थडे, है ना। तुम लोगों को क्या लगता है कि कुछ भी मतलब चिल्लाओगे यहाँ बर्थडे बर्थडे और फिर मोए मोए चिल्लाओगे हैं? शांति के साथ पढ़ लो जरा। तो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ पे सबसे पहले आते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि मॉडर्न एम्पायर जो है हम लोगों ने ख़त्म कहाँ पे किया था? हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि मॉडर्न डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, ज़रा बताओ। बर्थडे और मोए मोए हो चुका हो तो मॉडर्न पे आ जाए मोए मोए से। हैं जब खुदाई होगी आज से 1000-2000 साल बाद, तो ये लोग वही सोचेंगे कि ये मोए मोए क्या था, और फिर फालतू के वो बैक डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि अच्छा मोए मोए ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन उनको क्या पता है जो 2-3 हज़ार साल बाद आने वाले कि मोए मोए कुछ नहीं था। है तो इसी ऐसे मोए मोए ना करो ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ 1000-2000 साल बाद उनके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो लास्ट रूलर की अगर बात करें तो कौन था? बृहद्रथ। अब ये जो बृहद्रथ है इसको हमने मरवाया था इसके कमांडर इन चीफ जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अब ये पुष्यमित्र शुंग आगे बढ़ाएगा इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे अब हम देखेंगे कि उतना ज़्यादा भी बताऊंगा मैं क्या उतना ज़्यादा, लेकिन पहले हम आते हैं शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग वंश। अब ये शुंग डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कब से कब तक रूल किया? रफली 185 BC से लेके 73 BC, है ना। अब BC सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अभी तक। तो फाउंडर कौन था? यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें वैसी टाइप हैं, ज़्यादा कुछ समझने वाली या फिर स्टोरी बेस्ड नहीं है। आगे जब फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ेंगे तो उसमें और मज़ा आएगा, ठीक है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ स्टोरी से लिंक्ड हैं। कैपिटल अगर बात करें तो कैपिटल यानी इसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी, जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में पड़ती है, MP में, ठीक। किस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे? तो ये तो हिंदुज़म को ही फॉलो करते थे। जैसे हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट टाइम में क्या बन गए थे? जैन बन गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इनके बेटे हुए बिंदुसार, तो उन्होंने दोनों को ही कहीं ना कहीं पैटर्नाइज़ किया। और फिर लास्ट में जो हमारे उनके बेटे आए बिंदुसार के अशोक ने हमने देखा कि किस तरह से बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया और किस तरह से धम्म की पॉलिसी को दूर दूर तक पहुंचाया, ठीक है, डिफरेंट अपने रॉक और पिलर एडिट्स के थ्रू। हैप्पी एनिवर्सरी सर। अच्छा, चलिए। तो हिंदुइज़्म ये बिलीव करते थे। ऑलराइट, और अगर बात करें इनके टाइम पे सारी चीज़ें हमें पता कहाँ से चलती हैं, तो एक इन्होंने इनके टाइम पे, अब ध्यान रखना, हिंदुइज़्म पे बिलीव करते थे, दैट डजंट मीन कि बाकी सेक्ट्स को ये डिस्कार्ड करते थे। जैसे कि बुद्धिज़्म पे भी ये मतलब इसको भी ऐसा नहीं है कि डिस्कार्ड करते थे, इसको भी पैटर्नाइज करते थे, बट ये फॉलो करते थे हिंदुइज़्म को। अब ये हमें कैसे पता चला कि बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज करते थे? बिकॉज एक स्तूपा है, मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद हो, बरहुत स्तूपा। कहाँ पे? जरा जल्दी से कमेंट बताइए। ये इन्हीं के टाइम पे बना था, ड्यूरिंग ये जो पुष्यमित्र शुंग है इन्हीं के रेन यानी इन्हीं के कार्यकाल के समय में बना था। ये है हमारा मध्य प्रदेश में, MP में। इनके जो बेटे थे, इनके बेटे कौन थे? ये थे अग्निमित्र। अग्निमित्र, ये अग्निमित्र जो हैं, ठीक है, इनका लव चलता है मालविका से। और ये जो मालविका और अग्निमित्र का जो लव स्टोरी है ये हमारे कालिदास जी मालविका अग्निमित्र में दिखाते हैं, ठीक है। कालिदास जी के बारे में आगे पढ़ेंगे जब गुप्ता एम्पायर वगैरह पढ़ेंगे। अभी हमारे जो मेन 2 लेक्चर्स बचे हैं, दैट इज़ वन इज़ रिगार्डिंग गुप्ता डायनेस्टी और दूसरा हमारा जो संगम एज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं आगे 2 आने वाले लेक्चर्स। एंड लेट मी टेल यू कि हाँ, सैटरडे या संडे को, शायद सैटरडे को, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ शायद सैटरडे को हम लोग करने वाले हैं
कंप्लीट एंशंट हिस्ट्री, यानी कि बिकॉज हमारी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी इस वीक, तो हम लोग को एक तरह से वो पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो सैटरडे को हम लोग पूरा शाम को रिवीजन कर लेंगे इसका, ठीक है। जिस तरह से, या फिर वन शॉट में बोल सकता हूँ, जिस तरह से CGL मेंस के पहले मैंने वन शॉट दिए थे ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, और वो कितने हेल्पफुल रहे वो तो आपने आज टेलीग्राम पे देख ही लिया होगा, है ना। जो क्योंकि कल ही आप लोगों का CGL का जिन लोगों को नहीं पता रिजल्ट आया है, और बताने की ज़रूरत है नहीं कि किस तरह से परमार SSC के स्टूडेंट्स ने मचाया है, ठीक है। बाकी तो आप बाकी लोगों से सुन ही लेंगे, मुझे ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत है नहीं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सन की अगर बात करें, अग्निमित्र था, तो आपको ये याद रखना है कि जो मालविका अग्निमित्र है, मालविका अग्निमित्र करके एक प्ले है, किसका है, कालिदास जी का, वो इसी पे ही बेस्ड है, अग्निमित्र पे, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, ठीक है, कालिदासाज प्ले, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि इन्हीं के टाइम पे पतंजलि हुए, ठीक है, पतंजलि, वही पतंजलि अगर आपको याद हो, योग फिलॉसफी अगर आपको याद आ रही है, योग फिलॉसफी के प्रोपाउंडर जो हम लोगों ने ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखे थे। और पतंजलि ने पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि बुक लिखी थी, और इनके बुक का नाम अगर आप बता सकें। बाकी हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे, किसके लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एकदम रट्टा मत मारना, बस सुन लो कि 2 अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे। और ये अश्वमेघ जो यज्ञ होते हैं ये किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं मैंने आपको बताया था, है ना, कि एक जो अश्व होता है, घोड़ा, उसको छोड़ दिया जाता है, जितनी टेरिटरी में जाता है वो, फिर जो लौट के आता है तो उतनी टेरिटरी राजा की हो जाती है। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता है तो ये माना जाता है कि अब दोनों के बीच में वॉर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बुक की अगर बात करें तो महाभाष्य, ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। और द फाइनल थिंग इज दैट लास्ट रूलर कौन था इस डायनेस्टी का, तो लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का था देवभूति, ठीक है। जिस तरह बृहद्रथ लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का, तो उसके कमांडर चीफ ने उसको मारा, कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और शुंग डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी। उसी तरह देवभूति का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कमांडर था, वो था वासुदेव। वासुदेव ने इनको मारा, देवभूति को, और यहाँ से उसने कनवा डायनेस्टी को फाउंड किया। बहुत, क्या मैं तो बोलता हूँ सबसे कम ही इंपॉर्टेंट है ये कनवा, ठीक है, मतलब इसके बाद लीड किया, बिकॉज ये हमने देखा कि 185 BC से 63 BC तक चली, सॉरी 73 तक, यानी 73, ये 73 से 28 BC तक जाती है। और ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, मतलब एक थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि हाँ मौर्य खत्म हो तो पुष्यमित्र शुंग है, शुंग डायनेस्टी, और उसके बाद कनवा एक डायनेस्टी आई थी छोटी सी, बस। कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है, इसके बियॉन्ड तो जाएगा ही नहीं वो, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, एंड दैट इज सातवाहना, सातवाहना डायनेस्टी, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी ये रूल करती है आपकी रफली 60 BC से लेके 225 AD तक। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि सर यहाँ पे आपने बोला 28 BC तक, 73 से 28, तो ये क्या पैरेलली रूल कर रहा था क्या सातवाहना कनवा के साथ? देखिए, कनवा जो है ऊपर था, सातवाहना नीचे था। कहाँ पे नीचे? जो प्रेजेंट डे अगर हम बात करें, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे। 16 महाजनपद आपको पढ़ाए थे, उसमें से सदर्न मोस्ट कौन था? जल्दी से कमेंट में बताइए। उनमें से सदर्न मोस्ट जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, वही बाद में चल के उसका नाम बन जाता है पैठान। तो जो पैठान या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रतिष्ठान, ये इनकी बनती है कैपिटल या फिर जिसको हम बोलते हैं राजधानी। पैठान या प्रतिष्ठान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ये क्या है? इनकी कैपिटल है, राजधानी। जब भी हमने देखा कि विदिशा किसकी कैपिटल थी, अभी हमने देखा था वो शुंग डायनेस्टी की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र किसकी थी? कनवास की थी। ये रूल कर रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो ये यहाँ पे, ठीक है। अवंती नहीं, अवंती तो उज्जैन में था ना। अवंती तो अगर हम देखें तो ये आपका नर्मदा रिवर थी, उसके ऊपर था उज्जैनी, ठीक है। यहाँ पे था आपका अस्सक, ठीक है। आई थिंक मैंने एस से बता दिया था ना, उस सा कुछ ज़्यादा था ना, ए से, ठीक है। अस्सक, कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? अस्मक या बिल्कुल रिया चक्रवर्ती, अस्सक या फिर अस्मक, कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आंध्रा। सर जी आंध्रा नहीं, अमन झा। आंध्रा में लिटरेचर में हमें इसके ओरिजिन्स नहीं मिलते हैं। हाँ ओरिजिन है इसके आंध्रा के, बट आंध्रा लिटरेचर में हमें इसके बारे में नहीं पता चलता है, सातवाहना के बारे में। एक टाइम पे माना जाता है कि ये आंध्रा और ये जो हम बोल सकते हैं ईस्टर्न जो कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पे रूल कर रहे थे, बट सर्टेनली दे माइग्रेटेड टू महाराष्ट्र वाला रीजन, क्योंकि इनके द्वारा बनवाई गई हमें जो डिफरेंट केव्स हैं, जैसे कि कन्हेरी केव, करले केव, नासिक की केव्स, वो हमें महाराष्ट्र में मिलती हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओनली वन जनपद इन साउथ
अस्मक, और वो हमारा किस पे, दक्षिण पथ में लोकेटेड था। ठीक है, तो सातवाहना के रिगार्डिंग आप ये चीज़ समझिए कि इसकी कैपिटल क्या थी और कब से कब तक ये रूल किया। इसके फाउंडर कौन थे सातवाहना के? तो फाउंडर इसके थे सिमुक। ठीक है, फाउंडर इसके हुआ करते थे सिमुक। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनेस्टी के हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, और उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने एक साका रूलर क्षत्रप नहापना को हराया था। ये साका क्या होता है सर? साका भी हम लोग पढ़ेंगे जब फॉरेन इन्वेजन्स, अभी मैंने आपको बताया ना, इसके बाद हम लोग फॉरेन इन्वेजन्स पे ही जाने वाले हैं जस्ट। तो वहाँ देखेंगे एक डायनेस्टी थी साका, जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। तो उसके एक रूलर को इन्होंने हराया था, एंड उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्षत्रप। और ये भी अभी आपको पता चलेगा क्षत्रप नाम क्यों है इसका, नहापना। ठीक है, तो इसको डिफीट किया इन्होंने। एंड आप एक चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी थोड़ा सा फीमेल टाइप नाम लग रहा है, तो क्या ये फीमेल रूलर थी? बिल्कुल नहीं, ये थे तो मेल रूलर। लेकिन जो सातवाहना डायनेस्टी थी, सातवाहना जो डायनेस्टी थी, भले अगर मैं बात करूँ सातवाहना डायनेस्टी, ये एम्ब्रेस्ड ब्राह्मणिज्म, बिकॉज ये ब्राह्मण्स ही थे। जो सातवाहनास थे ये ब्राह्मण्स थे। तो ये वैदिक रिलीजन, जिसको कि हम ब्राह्मण रिलीजन के नाम से जानते हैं, है ना, ब्राह्मणिज्म, उसको उन्होंने एम्ब्रेस किया क्योंकि खुद ही थे ना, खुद ही ब्राह्मण्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है ब्राह्मणिज्म को एम्ब्रेस करेंगे। बट दैट डजंट मीन कि ये बुद्धिज़्म को, जैनिज्म को एम्ब्रेस नहीं करते थे। अभी हम देखेंगे डिफरेंट केव्स जो हैं वो इन्हीं के टाइम पे बनी ना, जो चैत्य और विहार जो हमने बुद्धिज़्म के टाइम पे पढ़ा था उस पर भी आते हैं। बट ये इस पे आते हैं पहले। सतकर्णी ये फीमेल टाइप नाम है, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि जो सोसाइटी थी सातवाहना के टाइम पे, ये पैट्रियार्कल थी, पैट्रियार्कल थी, बट मैट्रिलीनियल भी थी। मैट्रिलीनियल, इसका मतलब क्या होता है? पैट्रियार्कल से तो समझ में आता है, अगर आपने इंग्लिश में वो पढ़ा होगा तो रूट वर्ड होता है पैट्रियार्कल, मतलब कि फादर के लिए, और मैट्री होता है मदर के लिए। तो दोनों एट द सेम टाइम कैसे हो गया ये? देखिए, पैट्रियार्कल का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर फादर की डेथ हो गई तो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन को मिलेगी, वो सन इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी राइट से डील करता है जो पैट्रियार्कल, या फिर हम ये ईएल टाइप लगाते हैं तो। ठीक है, मैट्रिलीनियल का मतलब ये है कि नाम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अपने, तो मैंने जो टाइटल लिया, ठीक है, परमार, ये मेरी मदर का टाइटल नहीं है। ठीक है, अगर मैं सरनेम की बात करूँ, ये मेरे फादर का सरनेम है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम है और जो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी वो मेरे फादर की मिलेगी। तो पैट्रियार्कल भी है और पैट्रिलीनियल भी है, लेकिन उस टाइम पे मदर का नेम लिया जाता था। ठीक है, तो सतकर्णी इनके मदर का नाम था, तो वो उन्होंने वहाँ से लिया गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्लियर है इसका मतलब क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं मातृवंशी। हिंदी में अगर बात करें मातृवंशनी, जो माता का वंश है वो लेते थे ये लोग। और ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जिस साल मैंने CAPFAC का एग्ज़ाम दिया था और क्रैक किया था, उस साल पूछा था यही एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, सातवाहना से क्वेश्चन था और ये था उसमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो रटा नहीं था, बट मैंने इसी से थोड़ा सा गेस लगाया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी थोड़ा सा फीमेल टाइप नाम लग रहा है, और वहाँ से मैंने इस चीज़ को गेस लगाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। मैं सीधे सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगी आपके। ठीक है, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग द लैंड, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग द लैंड। अब जो राजा हुआ करता था वो डिपेंड, अब क्योंकि ब्राह्मणिज्म चल रहा था, ब्राह्मणिज्म में मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्राह्मणिज्म में था क्या कि जो ब्राह्मण होता था वो सुप्रीम होता था, वो यज्ञ परफॉर्म करता था, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करता था, आपके लिए पूजा पाठ करेगा, उसके बदले राजा इनको क्या देता था? राजा अब इनको एक पार्ट ऑफ लैंड देता था। ठीक है, किसको, कौन देता था? राजा। किसको? ब्राह्मण्स को। तो इन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिस स्टार्ट की ऑफ डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स, एंड ऑल्सो दी बुद्धिस्ट मॉन्क को भी डोनेट करी, ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण्स को ही, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो ट्रेडिंग क्लास था, जो ट्रेड करता था, वो मोस्टली बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करता था। हमने पहले देखा था क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है आप समझ गए होंगे अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे तो क्योंकि वो उसको एम्ब्रेस करते थे। और टैक्स कहाँ से मिलता था इन किंग्स को? इन्हीं से जो ट्रेड करते थे। पैसा कहाँ से आता था? ट्रेडिंग सेंटर्स से ही। तो इसीलिए इनको भी लैंड डोनेट करते थे, और इसी वजह से बहुत सारे चैत्य और विहार, मैनी चैत्यास, ठीक है, विहाराज, ये बिल्ड करवाए गए, वर कट आउट
फ्रॉम रॉक्स। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ आपको बताया था कि आपके रॉक कट केव्स बने थे, जैसे कि मैंने आपको लोमस ऋषि केव के बारे में बताया होगा, है ना, नागार्जुनी केव के बारे में बताया होगा, ठीक है, जो कि हमें बिहार में देखने को मिलती हैं। वैसे ही रॉक में मैंने आपको दिखाया था चट्टान में किस तरह से गुफा बनाई जाती है, तो उसी चट्टान में चैत्य और विहार बनाए गए। अब ये मत पूछना सर चैत्य और विहार क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, वाटर चैत्य एंड वाटर विहारास। तो ये चैत्य और विहार बनवाने का काम इनके टाइम पे हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपको नासिक में देखने को मिलेंगी ये केव्स, ठीक है, और कन्हेरी और करले नामक जगह, ये सारी जगह कहाँ पड़ती हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। इन शॉर्ट में एमएच लिख रहा हूँ, ठीक। ऐसे इन लोगों ने स्तूपा बनवाया, ठीक। और यहाँ तक कि आपकी अजंता और एलोरा केव्स के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, वो भी अजंता एंड एलोरा केव्स भी इन्हीं के टाइम पे ही बनी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ही बनवाई सारी की सारी उसमें जो केव्स हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो हम आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने भी बनवाई, बट इन लोगों ने एक्चुअली ने सबसे पहले स्टार्ट करवाया अजंता एंड एलोरा केव्स को बनवाने का काम। ऑलराइट, स्तूपा भी इन लोगों ने बनवाए, इन्हीं के टाइम पे बने स्तूपा। जैसे कि अगर हम बात करें अमरावती स्तूपा, ठीक है, अमरावती हो गया आपका, और नागार्जुनाकोंडा हो गया, ठीक है, नागार्जुनाकोंडा, ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, जो आंध्रा रीजन है वहाँ पे। और इनकी जो लैंग्वेज होती थी, तो आप गेस करिए इनकी लैंग्वेज क्या होती होगी। बहुत आसान है गेस करना। कौन सी कॉमन लैंग्वेज क्या होती थी उस समय? प्राकृत, ठीक है। तो प्राकृत इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, सिंपल, ठीक है। और ये हम लोग पहले देख चुके हैं, कल भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अशोक के जो ज़्यादातर हमारे इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत लैंग्वेज और कौन से स्क्रिप्ट में थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, ठीक है। चैत्यास हमारे क्या होते हैं? प्लेस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ बुद्धास। तो अगर भाई पूजा करेंगे तो रहेंगे भी, या फिर रहेंगे तो पूजा भी करेंगे, सिंपल सी बात है। तो चैत्य और विहार दोनों एक साथ ही बनवाए जाते थे। तो विहार है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। इनिशियली नोट्स में ये थोड़ा उल्टा था, बाद में बट सही करवा के इनको अपडेट करवा दिया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को पहले ये बताइए कि चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। अभी तक ऐसा हमने कोई स्टोरी से नहीं देखा है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। कि पोस्ट मॉडर्न के बाद हमारी मेनली 3 डायनेस्टीज़ आई, और भी आई, बट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। छेदी डायनेस्टी एक आई, लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने डायनेस्टी फॉर्म करी, बृहद्रथ को हरा के उसको मार के। कैपिटल विदिशा थी। हिंदुज़म में बिलीव करते थे। बरहुत स्तूपा जो एमपी में उनके टाइम पे बना। इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, और मालविका अग्निमित्र जो लव स्टोरी है कालिदास ने लिखी, वो इन्हीं पर बेस्ड है। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे इनके लिए। पतंजलि महाभाष्य लिखी। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के थे शुंग के देवभूति, जिनको मारा वासुदेव ने, जिन्होंने कन्वा डायनेस्टी फॉर्म करी। कैपिटल पाटलिपुत्र है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। देन सातवाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 60 BC से लेकर 225 AD तक जो हमारा अस्सक जो महाजनपद था, वही इसकी कैपिटल बनी पैठान, ठीक है। पहले ये लोग आंध्रा के रीजन में रहा करते थे, बट सर्टेनली ये बाद में माइग्रेट किए कहाँ पे? महाराष्ट्र वाले रीजन में। फाउंडर इनका सिमुक था, ठीक है। और सिमुक फाउंडर था, बट ग्रेटेस्ट रूलर अगर हम बात करेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसने कि क्षत्रप नहापना जो कि एक साकर रूलर था उसको डिफीट किया। और ये जो सोसाइटी हमें किस तरह की देखने को मिलती है, हमें पैट्रियार्कल और मैट्रीनीलियन, यानी कि जो ये नाम लेते थे, टाइटल लेते थे, ये अपनी मदर के नेम पे लेते थे। इन लोगों ने लैंड डोनेशन का काम चालू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क दोनों को डोनेट करते थे। अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं, या फिर जो हमें चैत्य और विहारा देखने को मिलते हैं नासिक, कनेरी और करले में, वो सब इन्हीं के टाइम पर ही बने थे। स्तूपा हमें अमरावती और नागार्जुनाकोंडा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं, वो भी इन्होंने ही बनवाए थे, और लैंग्वेज प्राकृत थी। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? अब आते हैं इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। आई होप यहाँ तक सभी को चीज़ें होंगी क्लियर। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, तभी मैंने बहुत ही कम टाइम में इसको करवाया आपको, ठीक है। हमारी क्लास कब स्टार्ट हुई थी? 7:10 पे, है ना, और 7:30 भी अभी पूरा नहीं बचा है, 7:29 है। तो इतने में मैंने आपकी 3-4 डायनेस्टी करवा दी, बट क्योंकि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आएगा क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत वो शुंगा से या फिर सातवाना से आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली? अभी हम देखेंगे पाशा जी विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली और क्यों ली, ये भी आप सुनेंगे। और विक्रमादित्य के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलेगा जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी आपको पता चलेगा कि विक्रमादित्य कैसे मुझसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आते हैं इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ये है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया, और बीच बीच में जो आपको एनॉइजिंग खांसी का साउंड आता है मेरा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, है ना। क्या कर सकते हो, मजबूरी है, आ जाता है एकदम से खांसी, है ना। तो ये है आपका इंडिया, ये है सेंट्रल एशिया। यहाँ पे काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ एम्पायर रूल कर रहे थे, जैसे स्काइथिया इसको बोलते हैं, स्काइथियन डायनेस्टी, ठीक है। यही हैं जो बाद में साका कहलाते हैं, साका, ठीक है।
यहाँ पे हैं आपके यूज़ेही, ठीक है। कौन है ये? यूज़ेही बोलते हैं इनको, ठीक है। ये एक्चुअल में कोई और नहीं, कुशांस हैं। कौन है? कुशांस, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुने होंगे, इसलिए मैं कुशान और ये सा का नाम ले लेता हूँ। नहीं नाम सुना कोई दिक्कत नहीं, ये हैं पार्थियंस। यहाँ पे रूल कर रहे थे, ये जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, यहाँ पे ग्रीक्स रूल कर रहे थे। कौन? ग्रीक्स रूल कर रहे थे। अब ध्यान से समझना हुआ क्या। हुआ ये कि अगर आपने संडे की क्लास मेरी देखी होगी तो मैंने सबसे लास्ट में आपको मैंने कुछ बताया था ना, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन बना है? बताइए कौन बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? कंबोडिया का कौन सा टेम्पल है? अंगकोर वाट टेम्पल बना है। और उसमें से ही जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक और आपको वंडर बताया था, क्या? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो हुआ क्या, उसी टाइम पे ये जब मतलब मैं आप बात कर रहा हूँ रफली, आप ये समझ सकते हो कि लास्ट का जो हमारा ये बीसी चल रहा था अराउंड 90 बीसी के राउंड आप बोल सकते हैं, 100 बीसी के राउंड, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई। क्यों? क्योंकि जो ये स्काइथियंस थे या फिर शाकास थे, इनकी टोटल 5 ब्रांचेस थी जो डिफरेंट जगहों में रूल कर रही थी। अब उनमें से एक ने क्या किया, ये एक्चुअल में एक सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, स्काइथियंस, हाँ स्काइथियंस। क्या हुआ कि एक्चुअल में यहाँ पे जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई तो ये इनका मेन टारगेट था चाइना, मेन टारगेट था चाइना। तो चाइना में जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई इनके इन्वेजन से बचने के लिए, बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे हो तो हमें पता है कि इंडिया जो है सराउंड यहाँ पे पूरा आपका हिमालय है, तो यहाँ से कोई इन्वेजन हो ही नहीं सकता, ना तो आज तक कभी हुआ है। अगर जितने भी आप इन्वेजन्स मतलब जो फॉरेन से किसी ने इन्वेड किया हो इंडिया में, आक्रमण किया हो, सारे जो इन्वेजन्स है वो इस रूट से हुए हैं। क्यों? ये हिंदू कुश वाला जो रूट है, हिंदू कुश वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वो नहीं देखने को मिलते हिमालयास, और यहाँ पे पूरा समुद्र वाला इलाका, तब उतनी नेवी डेवलप थी नहीं। तो जितने भी हमारे इंडिया में इन्वेजन्स हुए हैं वो यही रूट के थ्रू हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे तो हिमालयास थे। तो स्काइथियंस क्योंकि अब यहाँ से तो पूरी तरह से गिव अप कर चुके थे कि अब यहाँ से तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि और इसी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई भी गई थी। तो इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे रहते थे आपके ग्रीक्स से कहा अब हमें एक्सपैंड तो करना है। स्काइथियंस ने बोला, शाकाज ने बोला, तो खिसको जरा। किससे बोला? ग्रीक से। तो ग्रीक्स थोड़ा खिसके और कहाँ पे आए? इंडिया में। तो सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेजन हुआ या फिर सबसे पहले जो सेंट्रल एशिया से जो डायनेस्टी आई, दैट वर ग्रीक्स इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश में बोल सकता हूँ, बिकॉज हिंदू कुश जो है वो यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन पहले भी दिखाई थी, ये कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। वाइट से दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो जो पहला हिंदू कुश के थ्रू फॉरेन इन्वेजन हुआ इंडिया में वो ग्रीक्स के द्वारा हुआ। फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश वर कौन? ग्रीक्स। और क्योंकि इंडिया में ढल गए तो इनको हम इंडो ग्रीक्स बोल देते हैं, बिकॉज इनके भी बहुत सारे वो थे, मतलब कि बोल सकते हैं डायनेस्टीज में बटे हुए थे जो इंडिया में, उनको हम इंडो ग्रीक्स बोल देते हैं। तो दे वर द फर्स्ट टू क्रॉस, ठीक है। ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे। ये जो अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे ये रूल कर रहे थे। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे यानी कि जो सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है, यहाँ पे उस टाइम पे कौन रूल कर रहा होगा? तो यहाँ पे सेलिकस निकेटर की जो डायनेस्टी चल रही थी वो रूल कर रही थी, जिसको सेल्यूसिड डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, हमें पता है। यहाँ पर उसने आक्रमण किया, जो यहाँ की टेरिटरी उसने ऑक्यूपाई कर ली, वो उसने अपने कमांडर इन चीफ सेलिकस निकेटर को दे दी। हम लोग सेलिकस निकेटर को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया। अब हरा के ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्यूपाई करके उसको मार डाला था, सेलिकस निकेटर को मारा तो नहीं था ना, 500 एलिफेंट के बदले काफ़ी सारी टेरिटरी ले ली थी, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ टेरिटरी में वो अभी भी रह रहा था, उसकी डायनेस्टी चल रही थी। तो ये काफ़ी वीक हो चुकी थी, इसी वजह से अब ये जो ग्रीक्स हैं इनको कोई ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी इंडिया में आने के लिए, बिकॉज उस समय सेलिसिड डायनेस्टी का ही रूल चल रहा था। तो सेलिकस निकेटर काफ़ी वीक हो चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे और अभी आ चुके हैं साउथ ऑफ अफगानिस्तान, उससे धीरे धीरे ये इंडिया में है, ठीक है। और इनको किसने पुश किया? स्काइथियंस ने पुश किया इंडिया में, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके जो मोस्ट फेमस रूलर है, जो एग्जाम में आता है, आपके आ सकता है, वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें समझने वाली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो इसके थे मियांडर, या फिर इनको हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, मियांडर या फिर मिलिंद। और इनके बारे में हमें एक टेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं मिलिंद पन्हो, वहाँ से पता चलता है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद का मतलब है मिलिंद, दैट इज़ मियांडर, जो कि ग्रीक रूलर था, और पन्हो का मतलब है क्वेश्चंस। तो इसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ
मियांडर या फिर मिलिंद। अब ये जो मिलिंद है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये नागसेन से है। ये मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ मिलिंद पन्नू, जब मैंने आपको बुद्धिज़्म पढ़ाया था, बुद्धिस्ट के टेक्स्ट पढ़ाए थे कि बुद्धिस्ट के टेक्स्ट किस लैंग्वेज में हमें मेनली देखने को मिलते हैं, अगर आपको याद हो, पाली टेक्स्ट में, है ना। वैसे संस्कृत में भी है लेकिन मेनली पाली में है। जैसे कि हमने त्रिपिटाकास पढ़े थे, अभिधम्म पिताका, सूत्र पिताका, विनय पिताका, 3 बास्केट्स, तो वो हमने उसी में देखे थे। खैर, तो नागसेना जो है उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नागसेना कौन है? एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बुद्धिज़्म को लेके, और इतना इन्फ्लुएंस हो गई है कि ये कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज़्म, ये खुद को बुद्धिज़्म में बदल लिया। जितने भी हम अभी पढ़ेंगे आगे, यानी कि अभी ग्रीक्स हैं, उसके बाद ये साकाज आएंगे, कुषाण आएंगे, उससे पहले पार्थियंस भी आएंगे, सब भारत में ही आके मिल गए। हो सकता है कि आप में हम लोगों में से कोई जो वंशज हैं वो ग्रीक या फिर कुषाण से या फिर साकाज ही हो, क्योंकि ये लोग इंडिया में आए, इंडिया में ही ये कल्चरली घुल मिल गए और कभी वापस गए नहीं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने मतलब अपने धर्म कोई वहाँ से धर्म या कल्चर लेके आए थे जिसको इन्फोर्स कर दिया इंडिया में, नहीं। जैसे कि इस्लामिक इन्वेजन हुआ था तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक कन्वर्जन भी हमें इंडिया में देखने को मिला। ब्रिटिशर्स आए तो क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन देखने को मिला, बट ये जब आए तो इन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया। ये मोस्टली क्षत्रिय कोई बन गया, ज़्यादातर क्षत्रिय बन गए, कुछ ब्राह्मण बन गए और अपने अपने हिसाब से हिंदुइज़्म को इन लोगों ने अपना लिया, और कुछ ने बुद्धिज़्म और कुछ ने जैनिज़्म अपना लिया। ठीक है, तो इनकी ये खास बात रही है। तो इसने मियांडर ने जो है मिलिंद है वो इतना इससे एक्सप्रेस मतलब इम्प्रेस हो गया कि उसने खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो ग्रीक रूल है ये कुछ चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने वाले ये पहले बने, बिकॉज इससे पहले हमें कॉइन्स, सबसे पहले कॉइन्स कब देखने को मिले? महाजनपद के टाइम पे, मगध में ये हमें मेनली देखने को मिले। किस तरह के? मॉडर्न टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन्स। किस मेटल के? सिल्वर के पंच मार्क्ड कॉइन्स। उसमें किस चीज़ की पंचिंग होती थी? फिश हो गई, या फिर मान लो कि कुछ आपका कोई और एनिमल हो गया, चांद हो गया, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की पंचिंग होती थी। बट इन्होंने सबसे पहले कॉइन्स को, ये दूसरी चीज़ें बोल सकता हूँ, कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग स्टार्ट किए। मतलब जो कॉइन्स होते थे उनमें किंग की यानी राजा की फोटो होती थी। जो कॉइन होता था उसमें किंग की फोटो होती थी। अब यहाँ पर ने लगा नहीं रखा है, और अगर आप मैं लगाता तो वहाँ पे आप देखते, खैर उतना लगाने ना लगाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि कॉइन्स पे किंग की फ़ोटो रहती थी, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे किस किंग का रूल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किया, और सबसे पहले कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू एनी किंग वो इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, द थर्ड थिंग इज कि दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक आर्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। व्हाट इज मोस्टली जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, व्हाट इज दिस हेलेनिस्टिक आर्ट? लास्ट में आपको आर्ट दिखाऊंगा, वो एक्चुअल में दिखाऊंगा। वो एक्चुअल में जो आर्ट है उसको हम गांधारा आर्ट बोलते हैं। अब ये गांधारा आर्ट क्या? गांधारा आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद के टाइम पे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था ये गांधारा आपका, था कि नहीं? कैपिटल इसकी तक्षशिला थी, तो वहाँ पे ये आर्ट डेवलप हुई थी। हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं इसको। हेलेनिस्टिक क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि एक तरह का ये लोग जो जहाँ से आए थे वहाँ का कुछ आर्ट लेके आए और इंडिया का कुछ इन लोगों ने आर्ट मिक्स किया, और उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, जो कि गांधार आर्ट में हमें देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने बताया वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी वो। ठीक है, तो ग्रीक्स का इन्वेजन हो गया। थोड़ा बहुत हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे रूल किया, और ये माना जाता है कि इन लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक थे, माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी ये मतलब जो अयोध्या तक ये लोग आ चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे, बट उतना ज़्यादा वास्ट एम्पायर नहीं था। अलेक्जेंडर ने जितना ऑक्यूपाई किया था उससे ज़्यादा इन लोगों ने किया। बट अब जो हमारी अगली डायनेस्टी आएगी, शाकाज, जिनको हम स्काइथियंस बोलते हैं, वो इनसे भी ज़्यादा रीजन को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, और वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक रूल करेंगे। तो इसके बाद कौन है? शाकाज। अब पहले शाकाज ने बोला था ना किनको? ग्रीक्स को, कि थोड़ा खिसको, अब और उनको खिसकना था शाकाज को। ठीक है, तो अब आए शाकाज यहाँ पे। ठीक है, शाकाज का रूल हुआ, इन्हीं को हम बोलते हैं स्काइथियंस। ठीक है, इनकी टोटल 5 ब्रांचेस थी। टोटल इनकी कितनी ब्रांचेस थी? 5 ब्रांचेस थी इनकी टोटल। मतलब ब्रांचेस इन दी सेंस कि डिफरेंट क्लाइंस, जैसे कि हमारे टाइम पे 16 महाजनपद थे, तो हम बोल सकते हैं 16 ब्रांचेस थी आर्यंस की।
वैसे ही साकाज की 5 ब्रांचेस थी, ऐसे समझ सकते हो। डिफरेंट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया रूल कर रही थी, और उसमें से जो एक है वो सेटल डाउन करी इस वाले पर्टिकुलर रीजन में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैप बना के, ठीक है। ये जो है आपको गुजरात देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो रीजन है गुजरात और ये जो कन्नड़ और गोवा तक थोड़ा सा यहाँ पे रूल कर रहे थे। एक ब्रांच थोड़ा साउथ इंडिया में डेक्कन वाले पार्ट में भी थी, लेकिन उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो जो एक ब्रांच है जो यहाँ पे रूल कर रही गुजरात और कन्नड़ वाले जो कोस्ट में, इससे थोड़ा सा हमें लेना देना है। तो उनमें से ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि वन ब्रांच सेटल्ड ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया that ruled until 4th century AD, that ruled until 4th century AD, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं 400 AD तक रूल किया। तो इन टोटल अगर हम थोड़ा कंसिडर करें तो 500 साल तक रूल किया रफली साकास की कुछ ब्रांचेस ने, जैसे कि ये ब्रांच थी जो हम इस ब्रांच की बात करें जो गुजरात और ये थोड़ा सा कन्नड़ और महाराष्ट्र वाला साइड में थे। क्योंकि रफली जब लास्ट बीसी हमारी चल रही थी तब ये इनका रूल स्टार्ट हुआ था और 400 एडी तक चले, तो रफली 500 साल तक चले। अब ये माना जाता है कि साकास को कोई रोक नहीं पा रहा था सिवाय एक राजा के, और वो राजा थे राजा विक्रमादित्य इन 57 बीसी। तो आप देख सकते हैं कि साका उसी टाइम पे आए थे, और 57 बीसी में क्या हुआ, 57 बीसी में किंग विक्रमादित्य थे, जिनका पूरा नाम है विक्रमादित्य परमार, ठीक है। ये बुक्स में नहीं लिखा होता है। अब इसके पीछे मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका पीछे रीज़न, इसका पीछे ये रीज़न नहीं कि मैं परमार हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वो उतना बड़ा रीज़न नहीं है ना। मेन रीज़न है अभी आपको बताऊँगा। लेकिन विक्रमादित्य ने इनको हराया, किसको, साकास को। अब ये हराया जब 57 बीसी को, तो यहीं से इन्होंने विक्रम संवत की भी स्टार्ट कर दी, यानी कि एक कैलेंडर स्टार्ट कर दिया कि अब यहाँ से एक नया कैलेंडर स्टार्ट होता है। इस विक्रम संवत को हिंदुइज्म धर्म में फॉलो किया जाता है। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको फॉलो नहीं करती है, वो साका को फॉलो करती है। अभी हम देखेंगे साका एरा है, ठीक है, साका कैलेंडर को। बट हिंदुइज्म धर्म में हमारे, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, जैसे कि सन ये 2023 चल रहा है, तो इसमें आप 57 जोड़ दो तो कितना आएगा, 7 3 10 5 2 7 1 8, तो 2080 चल रहा है हिंदुइज्म कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको विक्रम संवत की शुरुआत क्यों 57 बीसी में हुई, बिकॉज विक्रमादित्य ने हराया था किसको, एक साका रूलर को। और ये जो विक्रमादित्य हैं, क्योंकि साका रूलर को हराने वाले पहले और ओनली बने ऐसा माना जाता है, इसलिए जितने भी आगे रूलर्स आए उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइटल को, ये इसको एज अ कोवेटेड टाइटल माना गया। कोवेटेड मतलब कि जो भी रूलर खुद को बहुत पावरफुल समझता था वो विक्रमादित्य टाइटल ले लेता था। जैसे कि हम गुप्ता जब एरा देखेंगे तो वहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हुए जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल ले लिया। ऐसे ढेरों हमें आगे राजा देखने को मिले छोटे बड़े जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ऐसे रोमन एम्पायर में अगर बात करें तो एक सीजर करके टाइटल था, क्योंकि एक रूलर थे सीजर, बड़े ही पावरफुल थे, तो वहाँ पे कोई भी होता था वो सीजर का टाइटल लेता था। सीजर मतलब ये, आप में से कुछ लोगों ने जूलियस सीजर पढ़ा भी होगा, शेक्सपियर का एक है है ना, तो सीजर। तो ऐसे ही विक्रमादित्य इंडिया में टाइटल चलता था। और ये जो विक्रमादित्य हैं परमार, अब ये माना जाता है कि पहली बात तो हाँ ये परमार थे, और कहाँ के रूलर थे, उज्जैन के, ठीक है। और जैसे अगर मैं ही बात करूँ अपना भी, तो जैसे मैं कानपुर में तो रिसाइड कर रहा हूँ, बट जो हमारे मतलब जो बाबा लोग बताते हैं कि हम लोग माइग्रेट किए थे मध्य प्रदेश में, जो उज्जैन में एक धार नगरी है, ठीक है, जो वहाँ पे ओरिजिन माना जाता है परमार किंगडम का, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूलर जो माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं परमार डायनेस्टी में, विक्रमादित्य। देन आए राजा भोज आए और वो पावरफुल रूलर थे। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए रहा हूँ ताकि अब जब इन्होंने साका इसको हराया तो ये माना जाता है जो गुजरात वाला रीजन है जहाँ पे ये रूल कर रहे थे, मेनली साकास जो थोड़ा सा रिसाइड कर रहे थे, यहाँ के जो साकास थे उन्होंने परमार टाइटल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और क्षत्रिय बन गए, क्योंकि ये मेनली वॉरियर क्लास थे। तो कौन सा लेते, ब्राह्मण लेते, क्षत्रिय लेते, वैश्य लेते, फिर शूद्र लेते, तो इन लोगों ने क्या कौन सा अपनाया, क्षत्रिय अपनाया। और क्षत्रियज में भी परमार टाइटल लिया इन लोगों ने, ठीक है, ये माना जाता है। तभी अगर आप गुजरात में जाएंगे तो आपको काफ़ी परमार सर नेम के मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे या फिर वैसे भी मतलब ये राजपूत की क्लैन में नहीं कंसिडर किए जाते हैं जो गुजरात के परमार हैं, ये माना जाता है, ठीक है। तो वो लोग कंसिडर नहीं किए जाते हैं राजपूती क्लैन में, और इसी वजह से उनको रिजर्वेशन भी मिलता है,
जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स है, वहाँ पे उनको एससी और एसटी मतलब एससी आई थिंक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बट जो इधर के साइड के हैं, जो एमपी मध्य प्रदेश से जिनके ओरिजिन्स हुए हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया में है, उनको मतलब वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो हमारे ओरिजिन जैसे मध्य प्रदेश से हुए हैं, है ना, तो जनरल कैटेगरी में। अब मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन करेंगे, तो व्यूज़ पूछेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर व्यूज़ जानने मेरे, है ना, रिजर्वेशन के, तो बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे, मुझे पता है कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आपका हो सकता है कि थोड़े व्यूज़ के बेसिस पे आपका ओपिनियन बनाओ, बट मेरा ओपिनियन है, जो मेरा ओपिनियन कहता है वो ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे, तो जो हमारे जैसे जो अभी प्रेजेंट डे में जो हमारी कास्ट आती हैं, जो एससीज़ और एससीज़ में आती हैं मेनली, उनके साथ सच में बहुत, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बुरा बर्ताव हुआ है। वो बात अलग है कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो एक मतलब कैपिंग के बेसिस पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर रिजर्वेशन किसी को मिल गया, कोई आईएएस बन गया, जैसे टीना डाबी हैं, एससी से बिलोंग करती थी, आईएएस बन गई, ठीक है। उनके फादर भी आई थिंक, फादर मदर दोनों सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी सिविल सर्वेंट बन गई, तो उनको अब ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वो अब इस रेपेटेड क्लास में आ गई हैं और धीरे धीरे सोसाइटी से हमारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि अब उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है हमारी सोसाइटी में, और कोई बहुत ज़्यादा कास्ट वगैरह पूछता भी नहीं, और वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन जो एक पर्टिकुलर, मतलब ये बोला जा सकता है कि एक लेयर होनी चाहिए कि हाँ, एक बार मिल गया, 2 बार 3 बार रिजर्वेशन मिल गया, तो अब आपको आगे नहीं मिलेगा। तो इससे होगा क्या कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं तो उनको भी मिल सकता है। बाकी अब ऐसा नहीं कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो आप ये मुझसे मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं मतलब रिजर्वेशन खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ। लेकिन क्या है कि एक कैपिंग के साथ चलना चाहिए रिजर्वेशन, जिससे कि जो एक्चुअल में रिजर्वेशन का जो पर्पस है, जिस लिए हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन लाया था, उनका एक जो गोल है वो पूरा हो सके, ठीक है। और कभी आप अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे तो आप मतलब, खैर वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ही एक विद्वान, जिनको मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में तो उनसे बड़ा विद्वान कोई था नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 57 BC में ये हुआ वॉर, क्लियर। तो इसके बाद अब क्या हुआ, टाइटल तो ले लिया विक्रमादित्य का, लेकिन ऐसा नहीं कि शाका एम्पायर ख़त्म हो गया। एक डिफीट से शाका एम्पायर जो है पूरा ख़त्म नहीं हुआ। शाका रूलर, अगर हम सबसे फेमस बात करें तो रहे रुद्रदमन वन, ठीक है। रुद्रदमन वन करके एक पावरफुल या फिर मोस्ट फेमस शाका रूलर है। ये क्षत्रप डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मतलब शाका तो एक एम्पायर मान सकते हैं, ठीक है। उसकी 5 ब्रांचेस थी, उसमें से एक डायनेस्टी थी क्षत्रप करके, क्षत्रप डायनेस्टी, उससे बिलोंग करते थे ये। इनके बारे में जो हमें चीज़ें पता चलती हैं वो जूनागढ़ का एक इंस्क्रिप्शन है। जूनागढ़, जिसको कि हम गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ही बोलते हैं। एक रॉक में, चट्टान में इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभिलेख। चट्टान में यानी कुछ लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है, गिरनार गुजरात में है, ये गिरनार गुजरात में, इसलिए इसको हम गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोल देते हैं, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। अब इसी में हमें इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने सुदर्शन जो लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपके अभी रिसेंट सीजीएल 2022 में भी और 23 में भी। जो सुदर्शन लेक है, इसको इन्होंने क्या करवाया, रिपेयर करवाया है, इसको रिपेयर्ड। इसको बनवाया नहीं था, बनवाया अगर हम बात करें किसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया था, लेकिन इसको डायरेक्शंस दिए थे इसको कंस्ट्रक्ट करवाने के, और इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य करके एक थे, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको कंस्ट्रक्ट करवाने का काम बहुत सारे हमारे किंग्स ने किया आगे भी, मतलब बहुत सारे, इतने भी सारे नहीं, लेकिन हाँ कुछ किंग्स ने किया, जिसमें कि एक हमारे थे रुद्रदमन वन, जिसके बारे में हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, क्लियर। और कुछ यहाँ पे, और कुछ तो नहीं है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है साका डायनेस्टी भी। तो साका में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनको स्काइथियंस के नाम से जानते हैं। इनकी 5 ब्रांचेस थी, जिनमें कि एक ब्रांच जो है यहाँ पे, जो हमारा गुजरात वाला रीजन है और कन्नड़ और महाराष्ट्र यहाँ पे सेटल किया उस ठीक है। 57 BC में ये माना जाता है कि उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम है विक्रमादित्य परमार। उन्होंने 57 BC में हराया एक साका रूलर को, जिसको कि कोई भी साका जो रूलर्स थे उनको हरा नहीं पा रहा था। क्योंकि ये एक मतलब महान काम माना गया, इसलिए विक्रमादित्य का टाइटल लेते थे जितने भी हमारे आगे रूलर है, जिनमें कि हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुए और भी कुछ राजा हुए, ठीक है। 57 BC से हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, जिसको कि हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता है,
क्लियर। फिर अगर हम बात करें कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ साका रूलर किंगडम रहे क्षत्रपा डायनेस्टी के रुद्रदमन वन, जिन्होंने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में हमें पता चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के बारे में पता चलता है, लेकिन मेनली इन्होंने जो सुदर्शन लेक की बेयरिंग करवाई, जो कि पड़ता है गुजरात में ही, उसके बारे में हमें पता चलता है, जो कि गिरनार में स्थित है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे पुष्यमित्र सुंग ने इसको बनवाया था। सॉरी, पुष्यमित्र सुंग बोलूँ, पुष्यमित्र वैश्य ने बनवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक, इतने साल तो हो गए। अब रिजर्वेशन आपको लग सकता है, लेकिन अभी भी यार कई सारी जगह हैं। जैसे अगर पर्सनली अगर बात करूँ तो हमारे गांव में क्या है कि हमारा जो पूरा विलेज है उसमें सब परमार सी हैं। ठीक है, कुछ ब्राह्मण्स हो जाएंगे, 2-3 आई थिंक ब्राह्मण्स हैं गिनती के, और 1-2 बाकी कास्ट हैं, और 1-2 हैं जो SC से बिलोंग करते हैं। तो अभी भी उनके समय, आपको अपनी एक मतलब इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैं मतलब छोटा ही था तो गांव में जब जाते थे तो वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे हम लोग। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि मुझे पता नहीं था कि कौन क्या है। ठीक है, तो मैंने एक बंदे को टच कर लिया और वो SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे SC कम्युनिटी का जो बंदा है वो ही जो अभी भी, ठीक है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो नाली वगैरह हैं वो साफ़ करते हैं। ठीक है, हाँ, उनको अब गवर्नमेंट हो चुके हैं तो गवर्नमेंट से भी उनको मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। अब पहले वो गवर्नमेंट नहीं थे, सोचिए वही क्यों करते हैं। ठीक है, ये सोचने वाली बात है ना। तो वो करते हैं, और मैंने मतलब छू लिया उसको। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी ना पता था, और मुझे नहीं, तो मतलब बंदे बोलने लगे, क्योंकि बाकी तो सब जैसे परमार वही सब थे, है ना। तो वो बंदा था, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग खेलने वगैरह नहीं देते थे। तो मैंने छू लिया, तो बोलते हैं अब तुमको नहाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहाना क्यों पड़ेगा? तो बोलते हैं नहीं, वो मतलब ऐसे ऐसे बिलोंग करता है। तो बोले तो नहाओ, या नहीं तो 7 बार पानी डाल लो। मैंने कहा मतलब, फिर मैंने जब घर भी गया, है ना, तो क्योंकि मतलब पता तो चल ही जाता कि हाँ ऐसे ऐसे टच कर गया, तो घर वालों ने काफ़ी फोर्स किया, लेकिन आई एम प्राउड कि मैंने नहीं नहाया और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, वही मेरा था कि क्यों भाई, मतलब वो भी तो मेरी तरह है, तो उसमें मेरे में और उसमें अंतर क्या? मतलब मैं तो काफ़ी उसके लिए काफ़ी मतलब बुरा लगा मुझे कि उसको कैसा लग रहा होगा जब उन लड़कों ने बोला कि तुम्हें नहाना पड़ेगा। तो सोचिए उसको कैसा फील हुआ होगा, खुद ही सोचिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी होता नहीं तो उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हाँ ये कि जिसको 2-3 मिल चुके हैं 2-3 लेयर्स के बाद, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, वो खैर आप चीज़ें सरकार पे छोड़िए, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वो पक्ष और विपक्ष हम लोग डिबेट करने के लिए नहीं है, हम लोग हिस्ट्री पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझें, तभी किसी चीज़ को लेकर ओपिनियन बनाएं, ना कि बस ऐसे ही कि नहीं नहीं ये होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो अभी आते हैं हम लोग किस पे, कुशांस पे आएंगे। और हाँ, एक पार्थियन करके भी आया था यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था ना, पार्थियंस पे है, बट पार्थियन लिख लो क्या है। ठीक है, अब बिल्कुल भी इसको हमें SSC पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पार्थियंस का रूल रहा आफ्टर साकास, लेकिन हमें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि एक पार्थियन करके भी कोई था। चलिए अभी आते हैं कुशान डायनेस्टी पे, कुशांस पे। ठीक, ऑलराइट, तो कुशांस की अगर हम बात करें तो 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी AD तक, 3rd सेंचुरी AD तक इनका रूल रहा। ठीक है, यानी अब हम AD में प्रवेश कर चुके हैं पूरी तरह से। इन कुशांस को हम यूएचीज के नाम से भी जानते हैं। अब आपको ये चाइनीज़ नेम लग रहा होगा। ठीक है, तोचारियंस हैं भी तो चाइनीज़ टाइप ही थोड़े। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहीं पे पाएंगे ये है यूजेहीस। ठीक है, तो ये कहाँ पे हैं? चाइना के बॉर्डर में ही तो हैं, चाइना के में ही तो हैं, तो इसी वजह से वहीं से ये लोग आए हैं कुशांस। और इनका रूल काफ़ी, मतलब अगर मैं बात करूँ, ग्रीक्स है, शाकाज है, देन कुशान, तो उसमें से कुशांस का सबसे मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा। ज़्यादा टाइम तक इन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया। ठीक है, और काफ़ी बड़े हिस्से को भी इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा। और मेन जो हिस्सा था, जो मथुरा वगैरह रीजन है, वहाँ उसको भी इन्होंने मतलब कैप्चर किया, वहाँ पे रूल किया। मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको याद हो, अपने पिछले लेक्चर अगर ध्यान से देखे होंगे, तो मैंने बताया था कि जो उत्तर पथ है और जो दक्षिण पथ है वो मथुरा में आके ही मिलता है। तो अगर किसी ने मथुरा पे कंट्रोल पा लिया तो पूरे ट्रेड पे कंट्रोल पा लिया, जिस पे कुशांस ने पा लिया। ठीक, इनकी कैपिटल की अगर बात करें
तो कैपिटल ये माना जाता है कि पहले इनकी पेशावर हुआ करती थी कैपिटल, मतलब उस टाइम पे पेशावर नहीं बोलते थे, उस टाइम पे कुछ और बोलते थे आई थिंक, मतलब पी सही नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, पेशावर, बट प्रेजेंट डे पेशावर, और बाद में मथुरा। तो इस समय ये पता चलता है कि मथुरा पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल था। ऑब्वियस बात उसकी कैपिटल बनाएंगे बिकॉज पूरा ट्रेड वहीं से फ्लो होता था। ठीक है, ये खुद को सन्स ऑफ गॉड्स बुलाते थे, सन्स ऑफ गॉड्स यानी भगवान के पुत्र बुलाते थे, या फिर किंग ऑफ किंग्स बुलाते थे, किंग ऑफ किंग्स बुलाते थे। डिफरेंट डायनेस्टीज आई इसमें, जैसे कि जो पहली डायनेस्टी आई, ठीक है, जो फर्स्ट डायनेस्टी इसमें आई दैट वाज कडफीसेस। ठीक है, इसमें जो पहली डायनेस्टीज आई वो कडफीसेस की डायनेस्टी आई। इसमें दो कडफीसेस हुए, कडफीसेस 1 और कडफीसेस 2। इस कडफीसेस 1 में जैसे हमें देखने को मिलते हैं कुजुल कडफीसेस, इसमें हमें देखने को मिलते हैं वीमा कडफीसेस। क्या सर ये रटने की ज़रूरत है? उतना ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लो कि कुशान आए थे, कुशान में कटफीसेस करके डायनेस्टी थी। ठीक है, कटफीसेस 1, कटफीसेस 2, कुजुल वीमा, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, आएगा भी तो कुजुल किससे थे, कुजुल कटफीसेस तो बता ले जाओगे। ठीक, इसमें जो मोस्ट पावरफुल रूलर हुए, ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर हुए वो हुए कनिष्क। ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर हुए इसमें कनिष्क। कनिष्क ने रूल किया 78 AD से लेके 101 AD तक। और ये जो 78 AD है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहीं से आपका साका एरा स्टार्ट होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं साका एरा। और इसी को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फॉलो करती है, इसी साका एरा को, साका कैलेंडर को हम बोल सकते हैं 78 AD। कनिष्क को हम सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। अब जो कनिष्क हैं इन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि अगर आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, टोटल कितनी हुई थी? 4, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। के से कनिष्क और के से कुंडलवन कश्मीर मैंने आपको याद करवाया था। तो जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको पैटर्नाइज करने का इन्होंने काम किया था। ही पैटर्नाइज्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कहाँ पे हुई थी? आपके कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब जो कनिष्क है, अगर आपको याद हो अशोक, पिछली जो मैंने कल क्लास ली थी, किसी ने जाते जाते पूछा था, मतलब जब मैंने क्लास एंड कर दी थी, मैंने कमेंट देखा था कि सर अशोक ने कौन सा बुद्धिज़्म फैलाया था, हीनयान या महायान? तो अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा, जब मैंने बुद्धिज़्म के बारे में बताया था कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आते आते तक 2 सेक्ट बन गए थे बुद्धिज़्म के, एक हीनयान और महायान। हीनयान क्या करते थे? वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजन पे, लेकिन महायान करते थे। अब हुआ ये था कि मैंने आपको ये भी तो बताया था लास्ट में कि हीनयान बुद्धिज़्म आपको श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार यहाँ देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन में। लेकिन जो महायान बुद्धिज़्म है वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा ये चाइना हो गया, जापान हो गया, और ये हमारा साउथ कोरिया हो गया यहाँ पे। तो कल ये मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी, संघमित्रा बेटी और महेंद्र जो बेटा था, इनको भेजा सीलोन, जो तब का श्रीलंका हुआ करता, मतलब प्रेजेंट डे श्रीलंका, और तब का सीलोन। और तो ऑब्वियस ही बात है अशोक ने किसको पैटर्नाइज किया हुआ, किसको फॉलो करता था? हीनयान को, सिंपल। और जो उसने स्तूपा बनवाए कहीं ना कहीं, वो भी हमें हीनयान टाइप ऑफ बुद्धिज़्म को ही दिखाते हैं। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब धीरे 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 बुद्धिज़्म धर्म में क्या होने लगा कि पैसे लेना, ठीक है, गोल्ड लेना, सिल्वर लेना, और मतलब क्योंकि अब काफ़ी सारी विमेन भी आती जा रही थी, जो संघ होता था उसमें, तो काफ़ी सारे, आप समझ रहे हैं, है ना? तो उस तरह की भी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ये जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, जो कि एक्चुअल में हीनयान है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा और महायान में कन्वर्ट हो गया। तो कनिष्क ने महायान जो बुद्धिज़्म था उसको पैटर्नाइज किया, अशोक ने हीनयान। तभी हमें जो श्रीलंका वगैरह आप देखिए, क्योंकि यहीं पे तो भेजा था अशोक ने अपने बेटे और बेटी को, और यहीं पे तो है हीनयान। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो जो इसने कनिष्क ने किया, ठीक है, कनिष्क ने जो है किसको पैटर्नाइज किया? मोस्टली इसने महायान बुद्धिज़्म को। ठीक है, महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हील या फिर ग्रेटर व्हील। क्लियर? एंड कनिष्क ने ही स्टार्ट किए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले स्टार्ट किसने किए? ग्रीक्स ने। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स कनिष्क ने। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब इम्प्योर भी गोल्ड कॉइन मिले क्या? हाँ, जब गुप्ता पे आएंगे ना, गुप्ता ने
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं की। और वो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी के बारे में भी बताता है कि भाई जब गुप्ता तक हम आते आते थे कि भाई गुप्ताज जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, यानी गोल्ड में मिलावट थी। दैट मीन कि वहाँ पे मिलावटखोरी, जमाखोरी, हरामखोरी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे वो नहीं थी, है ना, यानी कि वहाँ पे करप्शन हो गया था और यहाँ पे नहीं, क्योंकि यही चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है, कि वहाँ पे मिलावट स्टार्ट हो गई थी। तो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स जो है कनिष्क ने स्टार्ट की है। इम्पैक्ट क्या हुआ इन इंडियन सोसाइटी वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़नी है वो यही है, क्या कुषाण में भी, कि कब रूल किया, 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी AD। योचीज तोचारियंस के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल पहले पेशावर थी, देन मथुरा हुई, और इनको सन्स ऑफ गॉड्स या फिर किंग ऑफ किंग्स के नाम से इन लोगों ने टाइटल लिए, खुद को मतलब बोला। फर्स्ट डायनेस्टीज में थी कड़फीसेस, ठीक है। मोस्ट पावरफुल रूलर इसमें रहे कनिष्क। कनिष्क ने रूल किया कब से कब तक वो देखा, और 78 AD में साकरा स्टार्ट हुआ। कनिष्क को सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जिस तरह अशोक ने बुद्धिज्म को फैलाया उस तरह से कनिष्क ने भी बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया और उसको फैलाया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ऊपर वाले जो हमारे पार्ट हैं चाइना और ये सब जापान वगैरह में, ठीक है। पैटर्नाइज किया 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट हुआ इंडियन सोसाइटी में, किसका, इन लोगों का, जो ये हमारा फॉरेन इन्वेजन हुआ उस चीज़ का, ठीक है। इम्पैक्ट इन इंडियन सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दे कम्प्लीटली इमर्स्ड देमसेल्व्स इन इंडिजिनस कल्चर। जो यहाँ भारत का कल्चर था उसमें खुद को ढाल लिया था, ठीक है, पूरी तरह से इन लोगों ने ढाल लिया था। कैसे डाला था वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। वही जो मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल ही बताया, वही दिया था जो परमार वाला, वो इसीलिए दिया था ताकि आपको ये समझ आए कि किस तरह से इन लोगों ने खुद को पूरी इंडियन सोसाइटी में ढाल लिया था। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जो वहाँ से लेके आए थे वो यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं मिला, वो अभी देखते हैं, लेकिन मेनली वो इंडिजिनस ही हो गए, यहीं के हो गए वो, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें पॉटरी, सबसे पहले इस टाइम की जो पॉटरी वो कैसी देखने को मिलती है, तो ये रेड वेयर, याद करिए ब्लैक एंड रेड वेयर हुआ करता था, हड़प्पा में हुआ करता था हमारा, ठीक है। फिर जो हमारा महाजनपद के टाइम पे कैसा आया, पेंटेड ग्रे वेयर। लेटर वैदिक एज में ओकरे कलर्ड आया, ओकरे OCP, देन हमारा पेंटेड ग्रे वेयर आया। अब आ गया है हमारा रेड वेयर, ठीक है, रेड वेयर, क्लियर। पॉटरी की अगर हम बात करें, ये लोग डिफरेंट हमें हॉर्समैन टेक्निक सिखाए, ये लिखना नहीं है आपको, मतलब पॉटरी तो लिखना है, हॉर्समैन टेक्निक लिख लो ना हो तो, ठीक है। डिफरेंट हॉर्समैन टेक्निक होगा, या फिर जो घोड़े की नाल होती है, और घोड़ा अगर घुड़सवारी, ये देखो घोड़ा है ना तो घोड़ा आपने देखा होगा जो बैठता है वो उसके लिए पैरों का भी वो रहता है पूरा, है ना, उसी से वो घोड़े के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो वो सारी चीज़ें यही लोग लेके इंट्रोड्यूस किए। यहाँ तक कि जो पगड़ी है इंडिया में, टर्बन, कौन लगाता है टर्बन, मतलब अगर हम बात करें मेनली ये हमारी पंजाबी कम्युनिटी लगाती है और अफ़गान भी लगाते हैं टर्बन, अगर आपने देखा हो तो, है ना। जब अफ़गानिस्तान के साथ मैच होता है तो आप देखो, है ना, आपको ऑडियंस देखने को मिल जाएगी जो टर्बन लगा के बैठे रहते हैं, उनकी पगड़ी अलग तरह की होती है। तो टर्बन एक्चुअली में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। शेरवानी जो है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी, इन लोगों ने ही, ठीक है। तो ये जो हमारे ये सेंट्रल एशियन जो ये आए हैं ना, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कुषाण है ना, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी, इसने इट कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। जो हमारा एंशंट सिल्क रूट हुआ करता था इस पे कंट्रोल था। अब ये सिल्क रूट क्या है, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। ये सिल्क रूट चालू होता है चाइना से लेके और जाता है ये आपका वेस्ट एशिया तक, मतलब अफगानिस्तान से होते हुए, ईरान से होते हुए वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया से जाता है। जो प्रेजेंट फॉर्म में जो शी जिनपिंग है चाइना का प्रेसिडेंट, वो क्या कर रहा है, वो इसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ही तो रिप्लेस कर रहा है उस चीज़ को। जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो क्या है कि जो एंशंट सिल्क रूट है उसको रिवाइव करना है हमने, जिससे ट्रेड होता था पूरा। तो ये एंशंट जो सिल्क रूट था उस पर कंट्रोल था किसका, कुषाण्स का। इस वजह से ये लोग काफ़ी टाइम तक रूल कर पाए और काफ़ी बड़े पार्ट में रूल कर पाए। ऑलराइट, ये थोड़ा सा इसके बारे में। और अगर हम बात कर लें जैसे इस टाइम पे पॉलिटी कैसी थी, तो पॉलिटी में ध्यान रखना कि इन लोगों ने एक सत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस्ड सत्राप सिस्टम, ये मेनली कुषाण्स ने इंट्रोड्यूस किया, सत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि ग्रीक से एक तरह से स्ट्रैटोगोस बुलाते थे। स्ट्रैटोगोस बाई ग्रीक्स, मतलब फॉर्म वही है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए,
अब आपको पता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो इससे होता क्या है कई बार कि राजा का बेटा कैपेबल नहीं होता है, वो राजा बन जाता है, फिर कोई डायनेस्टी आती है, फिर इसको मतलब हटा देती है, या फिर कहीं ना कहीं जो रीजन है वो टेरिटरी वो खतरे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा राजा बना है। अब वो बेटा ज़रूरी थोड़ी ना कैपेबल हो सकता है कई बार ऐसा होता था कि राजा की डेथ जल्दी हो गई तो बेटा की एज बहुत कम है, तो वो उतना ज़्यादा सूटेबल होता नहीं था। तो इन लोगों ने सत्राप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रैटेगोस बाय द ग्रीक्स, जहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे मिलिट्री गवर्नरशिप चलेगी। क्या चलेगी? मिलिट्री की गवर्नरशिप, जिसका कि मतलब ये है, आपने अभी देखा, जब हमने देखा कि मौर्यन जब डायनेस्टी सेटअप हुई, धनानंदा को हराया, कहीं ना कहीं मौर्य अगर हम देखें कौटिल्य उन्हीं के कोर्ट में थे, जिसकी हेल्प से मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। फिर जब ये मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, बृहद्रथ लास्ट रूलर थे, किसने हराया? पुष्यमित्र सुंग ने। कौन था? कमांडर इन चीफ था उनका लास्ट रूलर, उसको भी कमांडर इन चीफ ने हराया। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो कमांडर चीफ होता है वो सारी चीज़ें जान जाता है, वो बहुत एबल होता है, वो बहुत सक्षम होता है टेरिटरी को लीड करने के लिए, लेकिन उसको पता है कि मैं तो रूल करूंगा नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इसलिए वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए इन लोगों ने मिलिट्री गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट किया कि जो कमांडर होगा वो थ्रोन पर बैठेगा। ठीक है, और जब तक अगर बेटा है तो राजा एक साइड रूल करेगा और बेटा जो है वो एक साइड रूल करेगा, ऐसे कि वो ईस्टर्न पार्ट देख रहा है और वेस्टर्न पार्ट देख रहा है जो बेटा है, नहीं तो मिलिट्री गवर्नरशिप चलेगी। ये होता है सत्राप सिस्टम या फिर स्ट्रैटेगोस बाय द ग्रीक्स। क्लियर? थोड़ा अगर हम बात करें कल्चर की, तो इन लोगों ने मतलब अभी हमने देखा कुशांस ने, जैसे कि अभी हमने कनिष्क के बारे में देखा, तो इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म को ही अपनाया, इनमें से काफ़ियों ने हिंदू बन गए। ये शिव की भी वर्शिप करते थे, दे वर्शिप्ड क्योंकि अभी मैंने बताया इन्होंने खुद को पूरी तरह से इंडियनाइज कर लिया था। क्षत्रिय, ज़्यादातर ने क्षत्रिय आपका ये अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब इसमें भी आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो कि जैसे कोई भी मतलब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब में जातियाँ होती हैं। जैसे कि अगर मैं ब्राह्मण से बात करूँ, शुक्ला, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी, इस तरह से होती हैं, है ना। वैसे ही अगर मैं जैसे राजपूत में या फिर क्षत्रिय में बात करूँ, तो जैसे परमार हो गई, तोमर हो गई, चौहान हो गई, राठौर हो गई, इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वैश्यज में होते हैं, जैसे गुप्ता हो गए, शर्मा हो गए, तो इस तरह से आई थिंक शर्मा तो ब्राह्मण्स में आते हैं, पता है ना, आई थिंक। तो ये इस तरह से क्या ये चीज़ हमें डिनोट करती है, ये चीज़ डिनोट करती है कि जैसे मेनली जो इस पर्टिकुलर रीजन के नॉर्थ इंडिया के जो ब्राह्मण है वो असली ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय वो असली क्षत्रिय हैं, जो वैश्य वो असली क्षत्रिय, जो शूद्र हैं वो असली शूद्र हैं। जो कोई बाद में इस पर्टिकुलर मतलब इस क्लैन को या फिर इस वर्ण को अडॉप्ट करेगा, वर्ण सिस्टम अभी भी था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, बट उसको एक दूसरी जाति दे दी जाएगी, ये डिनोट करने के लिए कि तुम हो तो इसी वर्ण के, लेकिन तुम नीचे हो। तो आपने भी हो सकता है आपने उसमें सुना हो कि ये नीचे होते हैं वो ऊपर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ चलता है कि मतलब तोमर ऊपर होते हैं, चौहान यहाँ होते हैं, वो राठौर वहाँ होते हैं, ऐसे करके चलता रहता है, पता नहीं क्या कुछ। ठीक है, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन लोगों ने मेनली क्षत्रिय धर्म को, मतलब क्षत्रिय वर्ण को अडॉप्ट किया ज़्यादातर ने। उनमें अगर कोई प्रीस्ट आया था उनके साथ, तो उसने ब्राह्मण को अडॉप्ट कर लिया, कोई मान लो ट्रेडर आया तो उसने वैश्य को अडॉप्ट कर लिया, कोई मतलब इस तरह का वर्क, मैनुअल लेबरिंग का वर्क करता था, उसने शूद्र अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, बट दे वर्शिप्ड शिवा एंड लॉर्ड बुद्धा बोथ। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा। अब बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज लिटरेचर, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है कि इस टाइम पे कौन कौन से लिटरेचर डेवलप हुए हैं। तो सबसे पहले बुद्ध चरित्र, जो कि पहली बायोग्राफी है किसकी? बुद्ध चरित्र पहली बायोग्राफी है किसकी? लॉर्ड बुद्धा की। किसने लिखी? मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से बताइए। इसी टाइम पे ही आपकी महावेत्सु एंड दिव्यदान लिखा गया, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। कल भी मैंने आपको आई थिंक कल बताया था, हाँ कल ही बताया था, जब सोर्सेज ऑफ मॉर्यंस हम देख रहे थे, उसमें हमने दीपवंश, महावंश, दिव्यदान ये सब देखा था। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं एक और हमारा इसी टाइम पे लिटरेचर डेवलप हुआ, दैट वाज काम सूत्र। ठीक है, इसमें काम करने के सूत्र हैं, मतलब कि हार्ड वर्क करने के। ठीक है, बट ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूले अभी आपको नहीं पढ़ने, जब आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो शादी जब हो तो उससे उस टाइम पे आपको ये पढ़ना ज़रूरी, अभी नहीं। ठीक है, इसमें डिफरेंट आपको हार्ड वर्क करने के पोस्चर्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और ये किसने लिखी है? ये लिखी है वात्सायन जी ने। बट अभी ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी नहीं जानने हैं, ये वाला हार्ड वर्क अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, बुद्ध चरित्र की अगर बात करें तो अश्वघोष ने लिखी इसको। ठीक है, और ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है।
इस टाइम पे अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी समय कैसी थी, तो मेडिसिन काफ़ी डेवलप थी। मेडिसिन पे एक किताब लिखी किसने, चरक जी ने, चरक संहिता, जिसमें कि डिफरेंट तरह की जड़ी बूटियों के बारे में चीज़ें मेंशन्ड हैं। डिफरेंट तरह की जो जड़ी बूटी हैं कि इसमें ये मिला दो, उसमें वो मिला दो तो ये जड़ी बूटी बन जाएगी, उसमें ये मिलाओ, ये सारी मिक्सचर्स करो तो ये जड़ी बूटी बन जाएगी। ये चरक संहिता में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो एंशियंट टेक्स्ट अगर हम बात करें जड़ी बूटियों का तो चरक संहिता है जो इसी टाइम पीरियड के टाइम पे लिखा गया। ठीक है। सुश्रुत, इनको हम सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी। और सिर्फ इनको इंडिया में ही नहीं रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, हम इंडियंस जितना रिकॉग्नाइज़ करते हैं उतना तो बाहर वाले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है जो मिली सर्जरी वगैरह करती है, वहाँ पे सुश्रुत जी की प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। तो वहाँ पे आप जब पहले एंट्रेंस करेंगे तो सुश्रुत जी को ही उनकी मूर्ति पाएंगे। हमारे इंडिया में कहीं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इतना ही हमें यहाँ पे लिटरेचर्स देखने, और यहाँ पे होता है हमारा क्लास ख़त्म। राइट। तो इसमें ये मतलब अगर कुछ लोग होते हैं ना, क्या मतलब ये ईयरफोन लगा, क्या भाई ईयरफोन लगा रखे, मतलब क्या इसमें, क्या मैंने ऐसा कुछ गलत बोल दिया इसमें? हैं, सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें पता। ये कोई वही तो दिक्कत है कि मतलब हमारे यहाँ करते सब हैं, है ना, लेकिन बोलने में पता नहीं क्यों डरना है। ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो आप फालतू की वेबसाइट्स वो सारी चीज़ें हैं, ये तो एक्चुअल में कि हाँ अगर आप ये क्या ही मैं बोलूँ उसमें। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो ज़्यादा शर्माया मत करिए, शर्माइए उतना ही जितना नीडेड है ना। जैसे पेरेंट्स के सामने बिल्कुल शर्माना चाहिए, अच्छी बात है ना। चलो बाकी अगर आपकी भावनाएं आयत हुई हैं तो फिर भावनाओं को साइड में रखो और क्वेश्चन करो जल्दी से। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो जल्दी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द शाका डायनेस्टी? सम किंगडम्स ऑफ शाका लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स, द शाकाज वर फॉलोड बाय द कुशान्स अबाउट 2200 ईयर्स अगो। बताइए जल्दी से। अच्छा शाहरुख, तुम्हें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझने का आपका अभी टाइम नहीं है, अभी आप पहले सिलेक्शन ले लो। ठीक है, बाद में इसको समझना। सर तो धोती खोले, धोती नहीं खोल रहे भाई, तुम में से कुछ 2-3 लोग हैं ना तो क्या ही कमेंट में कर रहे हो तुम लोग हैं, मतलब अब तुमको लग रहा है कि मैंने जानबूझ के बताया। अब एसएससी का पेपर खोल के देख लेना कितनी बार ये बुक पूछी गई है ना, और ना बताते तो उसमें भी कि सर आपने वो नहीं बताया। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ है ना, वो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो सम किंगडम ऑफ शाका लास्टेड अबाउट फॉर 500 ईयर, मैंने बताया 5 ब्रांचेस थी, जिसमें कि वो जो गुजरात के अराउंड रूल कर रही थी वो लास्ट बीसीज के टाइम पे आई थी, 4th सेंचुरी AD तक रूल करी, रफली 500 ईयर्स। सही है। शाकाज वर फॉलोड बाई कुशान, सही है, अबाउट 2200 साल ईयर्स, 2200 साल पहले। गलत। अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं ना, और मैंने क्या बताया था, कुशान्स 1st सेंचुरी AD में आए थे। 1st सेंचुरी का मतलब होता है 100 AD, यानी कि रफली मैं बोल सकता हूँ क्या 1900 साल पहले आए थे। 2000 रफली ये और 1900 साल, 2200 तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो 1900 साल पहले रफली आए थे, तो ये गलत हो जाता है। ओनली 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डायनेस्टी एंड रूल्ड रीजन इज करेक्ट? शाका नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया में रूल कर रहे थे, और वाकाटाका सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। तो वाकाटाका अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और शाका हमारे हमने देखा कि ये नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, तो पहला भी सही है और एक्चुअल में दूसरा भी सही है, बिकॉज वाकाटाका हम देखेंगे कि ये आपका सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ही रूल कर रहे थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 ओनली। द तमिल वर्ड मूवेंदर मेंशन इन दी संगम पोएम्स, तो अभी हमने संगम पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 चीफ्स होगा, बट अभी हमने पढ़ा नहीं है। नॉट अ रूलर ऑफ कुशान डायनेस्टी, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन कुशान वंश का शासक नहीं है? CHSL 2021। सिल्क रूट को सिल्क रूट ही क्यों कहते थे? ज़ीशान अख्तर, क्योंकि सिल्क की ट्रेडिंग होती थी मेनली यहाँ से, इसलिए सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन है आपके नहापना, वशिष्ठ, वासुदेव और हुविष्का। तो क्या हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है? इनमें से एक के बारे में पढ़ा है कि नहापना को किसने हराया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। नहापना हराए गए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा, जो कि एक साका रूलर थे, मैंने बताया था।
तो ये कुषाण नहीं होंगे। सिंपल। कुषाण कौन नहीं है? ये नहीं है क्योंकि ये साका रूलर है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सिल्क वॉज दी, वो आपकी मेन जो कमोडिटी होती थी वो एक्सपोर्ट होती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसलिए उसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। कनिष्क कौन से राजा थे? ये कुषाण थे, गुप्ता थे, मौर्यन थे और चोलास थे। बस आज ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बिकॉज इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। एक क्वेश्चन और आई थिंक। ठीक है, तो कनिष्क कैसे राजा थे? तो कनिष्क आपके कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। हमने देखा था कटफिसेस डायनेस्टी थी, कटफिसेस 1, कटफिसेस 2, कुजुल कटफिसेस, वीमा कटफिसेस और कनिष्क जो है आपके फिर बाद में आते हैं कुषाण, जिनको कि सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है। महायान बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज करते हैं, बहुत फैलाते हैं। और 78 AD में ये इनका रूल स्टार्ट होता है। साकारा वहीं से स्टार्ट होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कोइन स्टार्ट करते हैं, खत्म। 7th, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन किंग? बृहद्रथ को किसने असैसिनेट किया? कौन सा अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की थी? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, सिंपल। पहला क्वेश्चन किया तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, जो छोड़े थे। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड अ किंगडम इन कर्नाटका में? किसने एस्टैब्लिश किया? आशीष सैयद, खुशबू, दानिश, गुड गर्ल, सत्यम, भावेश, अर्घ यार, रूपा दास। ओके, ठीक, सबका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? कनवा डायनेस्टी मैंने आपको कर्नाटक में बताया था। कौन लिख रहा है ये? हैंडसम डेविल। नहीं, हैंडसम डेविल जी ये नहीं होंगे। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार अभी मैंने पढ़ा नहीं है। गुर्जर प्रतिहार भी कर्नाटका वाले रीजन में नहीं थे तो थोड़ा साउथ में ही, लेकिन मेनली सेंट्रल इंडिया में थे। शुंगा डायनेस्टी तो हमने पढ़ा, वही मगध वाले रीजन में अभी रूल कर रहे थे मॉर्यंस को आने के बाद, तो कर्नाटका में तो आ नहीं जाएंगे। कदम्ब, ठीक है, कदम्ब मयूराश्रमन। ठीक है, कदम्ब मयूराश्रमन। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। तो यहाँ पे होते हैं हमारे 7 क्वेश्चन आज के खत्म, बिकॉज इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन लिख पूछ रहा है ये? किसी का आई थिंक डाउट आया था अभी। काफ़ी जोर के कमेंट भाग रहे हैं कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी ये हुई थी 72 AD के टाइम पे। ठीक है, 72 AD के टाइम पे, जब ये हमारे कनिष्क थे ना तभी। अब अपना फेस कब दिखाओगे भाई? जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब जो CGL 2023 में जो सिलेक्शन ले चुके हैं उन्होंने फेस देख लिया है। ठीक है, लेकिन तुम्हें बताएंगे नहीं, फेस सबने देख लिया है। ठीक है, जिसने मतलब मांग रखी थी। ठीक है, तो अगर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली। ठीक है, प्रॉमिस है भाई, प्रॉमिस हम नहीं तोड़ते हैं। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। और सर लेड कॉइन्स किसने स्टार्ट किए? तो लेड कॉइन्स जो हैं ये मेनली सातवानाज ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलाए नहीं, तो सातवानाज में आप लिख सकते हो। ठीक है, अरे यार चलना क्यों बंद हो गया? आप लिख लेंगे, उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, किस चल नहीं रहा यार ये। सातवाहनाज ने लेड कॉइन स्टार्ट किए थे। ऑलराइट, चलिए भाई। कामसूत्र पे टेंपल भी है देवेश, बिल्कुल है। जो खजुराहो के टेंपल हैं वो उसी पे बेस्ड हैं, जो खजुराहो के टेंपल हैं। ठीक है, जो खजुराहो के मंदिर हैं जो कि चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे वो एक्चुअली में इसी पे ही बेस्ड हैं। जो आप इसमें भी डिफरेंट जो पोस्चर्स वगैरह हैं वो मतलब मूर्तियों शिल्प के थ्रू मतलब दिखाया गया है। तो ऐसा इस नथिंग टू मतलब कि टैबू बना के रखा है ना। उतना भी टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं, जितना बनाने की ज़रूरत है उतना है, लेकिन चीज़ें काफ़ी डीप होती हैं। अब उतना मैं डीप में आपको ले नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। हर चीज़ का नैरो पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए। तूफान का देवता लिख रहे हैं सर यार जेम। अच्छा, तूफान का देवता। सर प्लीज़ सैटरडे को क्लास मत लीजिएगा। अर्पित मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को नहीं। अच्छा, वो आप वन शॉट वाली बोल रहे हो, देखते हैं, है ना। वन शॉट वाली वीडियो जल्दी होगी। पोर्ट्स क्योंकि इस डायनेस्टिक इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इस जो भी हम लोगों ने पढ़ा इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया मुकुल। ठीक है, हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर चंदेल किंग कौन थे आगे पढ़ेंगे। चंदेल आपके राजपूत डायनेस्टी में एक डायनेस्टी है चंदेल डायनेस्टी, उसने बनवाए थे। ठीक है, व्हाट अबाउट कन्नड़ इंडियन फिलोसफर? पार्थ हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वैशेषिका फिलोसफी, जब वैशेषिका ये कन्नड़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
ले जाओ सर। अच्छा, ले जाओ क्यों, तुम्हें जाने में कोई दिक्कत है खजुराहो में? एयर वन अजहर अंसारी, सर एज बता दो अपनी। ये नहीं, ये जब सिलेक्शन हो जाएगा ये सारी चीज़ें उन्हीं को जानने को मिलती हैं, सबको नहीं। हाँ चलिए भाई, थैंक यू सभी को। चौहान कौन से नंबर पे आता है अभी? ये तो भैया हमें नहीं पता कौन से नंबर पे आता है, इतना तो हमें नहीं पता। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, है ना, धन्यवाद। मिलते हैं कल। ऑलराइट, किसी को कोई प्रॉब्लम अब तो नहीं होगी यहाँ तक?